नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सुखदेव में। आज का टॉपिक है बिहारी यानी बिहारी लाल कवि के बारे में, जो रीतिकालीन कवि हैं। इनके बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा। इससे पहले कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक करने वीडियो को मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बिहारी लाल जी के बारे में। सबसे पहले इनका जन्म है जो 1595 ईस्वी में ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनका निधन है जो 1663 ईस्वी में हुआ। बिहारी जो जाति के माथुर यानी चौबे थे, तो इनका जो जन्म और निधन है ये सर्वमान्य मत यही दोनों है, तो इसी को याद रखना है। बाकी बहुत सारे इसका मतभेद भी हैं, तो ये दोनों याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इनके जन्म स्थान के संबंध में निम्न दोहा उद्धृत है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। अर्थात उनका जो बचपन है बुंदेलखंड में और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई, और इसका जन्म है जो ग्वालियर में। आगे देखते हैं। इनका पिता का नाम केशव राय थे, जो निम्बकाचार्य संप्रदाय के नरहरिदास के शिष्य थे। आगे देखते हैं। बिहारी नरहरिदास जी के पास रहकर संस्कृत और प्राकृत के ग्रंथों का अध्ययन किया। 8 वर्ष की अवस्था में बिहारी को अपने पिता केशव राय ने ओरछा नरेश के यहाँ भेज दिया, जहाँ रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि केशवदास रहते थे। आगे देखते हैं बिहारी के संदर्भ में आलोचकों का क्या मत है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। दूसरा देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है कि श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। कवि के रूप में बिहारी हिंदी साहित्य के गौरव हैं और उनकी सतसई काव्य की अपूर्व निधि है। अगला राधाचरण गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि सूर्य है, तुलसी राजशसी हैं, केशव उड्डयन है, तो बिहारी पीयूषवर्ती मेघ हैं, जिनके आते ही सबका प्रकाश आच्छल हो जाता है। चतुर चातक चहकने लगते हैं, मन मयूर नाचने लगते हैं, बीच में भावों की विद्युत चमक हृदय छेद कर पार कर जाती है। ये राधाचरण गोस्वामी जी कहे हैं। आगे देखते हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। सूर्याचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो ये कहें कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई को हुआ है, उतना और किसी का नहीं। एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो इनका जो काफ़ी फेमस ग्रंथ है बिहारी सतसई एक ही है। इसके बारे में एक कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। अगला, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अगला कथन, बिहारी के दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ये भी किसका कहना है? रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि बिहारी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ण उसके दोहों में नगों की भांति जुड़े हुए हैं तथा रत्नों की आभा बिखेरते हैं। अब इनका जो एक ही ग्रंथ के बारे में जानकारी है, वो है बिहारी सतसई, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं। इनकी लोकप्रियता का आधार इनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसकी रचना 1662 ईस्वी में हुई। आगे देखते हैं। सतसैया संस्कृत, प्राकृत तथा हिंदी में 700 छंदों सप्तशती सतसई के संकलनों की परंपरा में बिहारी
की प्रसिद्ध रचना है। बिहारी सतसई मुक्तक श्रेणी का काव्य है जिनकी भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, तो इसे याद रखना है। आगे जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी ने 713 दोहे एवं सोरठे लिखे हैं, जिनमें 600 दोहे श्रृंगारिक है तथा शेष भक्ति, नीति एवं प्रस्तुतिपरक है। यानी कि ये जो इनका दोहा है श्रृंगारिक है, क्योंकि ये 600 दोहे श्रृंगारिक में लिखे हैं। आगे देखते हैं ये दोहा इनका क्या है। दोहा में नर की अरु नलनेर की गति एके करी जोई, जेतो नीचे हवे चली तेतो ऊंचो होई। ये दोहा बिहारी जी लिखे हैं, ये श्लेष अलंकार में है। आगे लिखा है कुछ आलोचकों बिहारी सतसई में 713 दोहे एवं 6 सोरठे यानी कुल 719 पद मानते हैं। तो इनके बिहारी सतसई में कुल है जो 713 या तो 719, ये दो में से एक ही ऑप्शन रहेंगे, ये दोनों को याद रख लेना है, 713 और 719। आगे सतसई को 3 मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं, नीति विषयक, भक्ति और आध्यात्मक भावपरक तथा श्रृंगारपरक। इनमें श्रृंगारात्मक भाग अधिक है, यानी यहाँ देख सकते हैं श्रृंगारात्मक भाग इसका अधिक है। आगे देखते हैं शाहजहां के कृपा पात्र बिहारी का संपर्क अन्य राजाओं से भी हुआ और अनेक राज्यों से इनके लिए वृत्ति बंध गई। 1645 ईस्वी के आसपास ये जब वृत्ति लेने जयपुर गए तो पता लगा कि वहाँ के महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में मुग्ध होकर महलों में रहते, राजकाज पर कोई ध्यान नहीं था। इसी स्थिति पर बिहारी जी ने निम्न दोहा लिखा। ये दोहा इस प्रकार है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास हिमकाल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। ये अन्योक्ति अलंकार में है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है उपयुक्त दोहे से महाराज जयसिंह प्रसन्न होते हैं। बिहारी को काली पहाड़ी ग्राम दिया तथा प्रति छंद पर 1 मोहर पुरस्कार में देने का संकल्प किया। इसके बाद बिहारी जयपुर आमेर दरबार में राजकवि के रूप में रहने लगे। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से उत्प्रेत मुक्तक काव्य है, इसे याद रखिए। मुक्तक काव्य के संबंध में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे सभी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। और कहें कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो ये किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसे याद रखिए। आगे देखते हैं बिहारी सतसई जी के बारे में क्या लिखते हैं। इसमें बिहारी सतसई की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि इस पर रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। आगे कि बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकरण कृष्ण कवि हैं, जिन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर 1719 ईस्वी में सवैया छंद लिखा है। विद्वानों के अनुसार कृष्ण कवि बिहारी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। दूसरी टीका विजयगढ़ के मान कवि या मान सिंह की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर लगभग 50 टीकाएं रची गई है। आगे देखते हैं, डॉक्टर गियर्सन जी कहते हैं कि अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष संपूर्ण रूप में कोई रचना नहीं है। आगे देखते हैं बिहारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बिहारी है जो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार तथा प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रख लीजिए इस पॉइंट को। आगे डॉक्टर नागेंद्र जी बिहारी को रीतिबद्ध कवि ही मानते हैं, परंतु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्हें रीति सिद्ध कवि कहते हैं।
तो सबसे मेन ये याद रखना है कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं बिहारी जी। आगे देखते हैं। बिहारी के ब्रज भाषा पर बुंदेलखंडी और पूर्वी भाषा का भी प्रभाव है। बिहारी ने तत्सम तद्भव एवं अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। इनके दोहों में भाषा की समाज शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति तथा लोकोक्ति एवं मुहावरों का भी प्रभावी प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना युवा मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। आगे देखते सतसई में संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसे मर्म स्पर्शनीय है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इनकी गंभीर तन्मयता निम्न दोहे से देखी जा सकती है। ये दोहा इस प्रकार है। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अर्जीव है व जमुना के तीर। आगे देखते हैं बिहारी है जो नागर कवि हैं, नगरीय सभ्यता एवं संस्कृति के वाहक है। इसी आधार पर बिहारी जी के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है कि बिहारी जी ने ग्रामीण संस्कृति एवं सभ्यता का उपहास उड़ाया है। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर नाम से पुकारा है। अगला पॉइंट डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई के भूमिका में लिखे हैं कि बिहारी के पद शक्कर की रोटी के समान है, जिधर से तोड़िए मिट्टी लगेगी। आगे देखते हैं। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने बिहारी सतसई को मक्खन की रोटी कहकर पुकारा है। अगला पॉइंट बिहारी के संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, अर्थात कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता बिहारी में थी। उस क्षमता को इस पंक्ति से देख सकते हैं। सतसैया के दो हरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति, इनके संदर्भ में इसे याद रखिए। आगे देखते हैं। बिहारी सतसई का निम्न भक्तिप्रक दोहा दृष्टिव्य है। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई परे श्यामो हरिद्युति होय। ये जो दोहा है श्लेष एवं काव्यालिंग अलंकार में लिखा गया है। आगे हिंदी में श्रृंगारिक विषय को आधार बनाकर पहली बार सतसई लिखने का श्रेय बिहारी जी को जाता है, जबकि बिहारी जी के बारे में रेवरेंड एडविन ग्रिव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयुक्ता मात्र माना है। आगे देखते हैं। आगे लाला भगवान दिन बिहारी को सुर तुलसी और केशव को बाद बिहारी को सुर तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न मानते हैं। इसी तरह मिश्र बंधु ने भी अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में बिहारी को चौथा स्थान दिया है। यानी पहला सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, उसके बाद है जो बिहारी जी को चौथा स्थान दिया गया है। आगे श्याम सुंदर दास ने बिहारी सतसई को रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति माना है। आगे देखते हैं। विश्वनाथ सिंह ने बिहारी को हिंदी मुक्तक काव्य का साहित्य का बेजोड़ कवि माना है, तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी को रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माना है। आगे देखते हैं। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी, लाला भगवान दिन ने बिहारी और देव तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की वाग्भूति नाम से आलोचना ग्रंथों की रचना की। अगला पॉइंट। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने कहा है कि हाल कवि गाथा के, गोवर्धन कवि आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। अगला पॉइंट। डॉक्टर हरिचरण शर्मा ने बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहने के बजाय रस सिद्ध कवि कहना ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर हरिचरण हो गया ये पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा ने अपने द्वारा संपादित ग्रंथ स्वर्ण मंजसा में बिहारी के बारे में कहा है कि बिहारी की कविता हिंदी कविता कामिनी के ललाट की बिंदी है। अगला पॉइंट, बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि रसों के भी उदाहरण मिल जाते हैं, किंतु मुख्य रस श्रृंगार ही है। बिहारी ने केवल दो ही छंद अपनाए, दोहा और सोरठा। दोहा छंद की प्रधानता है। तो ये थे बिहारी जी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं चैनल से, तो इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।